हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले के बारे में। एक 28 साल का लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, लेकिन फिर भी अंदर से टूटा हुआ। हर रात बिस्तर पर लेटते हुए उसके दिमाग में यही गूंजता था, मैं क्यों जी रहा हूं? इस सब का मतलब क्या है? कल अगर मैं मर भी जाऊं तो किसे फर्क पड़ेगा? दिन में वो हंसता था, मीटिंग करता था, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता था, लेकिन रात को वो अपनी ही सोच में डूब जाता था। उसके दिमाग में एक नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती रहती थी, तू बेकार है, उसे देख कहां पहुंच गया, तू हमेशा अकेला रहेगा। वो लड़का धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन के अंधेरे में फंसता चला गया। और फिर एक रात कुछ टूट गया। वो उठा और बोला, मैं अपने दिमाग से आजादी चाहता हूं, अब और नहीं। उसने थेरेपी की कोशिश की, मेडिटेशन एप्स लगाए, म्यूजिक सुना, लेकिन टेम्पररी रिलीफ मिला, कोई स्थायी हल नहीं। और एक दिन एक पुरानी डस्टी दुकान में उसे एक किताब दिखी, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। उसने पढ़ना शुरू किया और पहले ही पन्ने पर एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, I cannot live with myself any longer. Then who is the I and who is the myself? उस दिन उसने पहली बार सोचा, क्या मैं और मेरा दिमाग अलग है? वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, अपनी सोच को ऑब्जर्व करने की, हर मोमेंट में पूरी तरह से जीने की। उस रात बारिश हो रही थी, खिड़की के शीशे पर टपकती बूंदों की आवाज भी उस लड़के के दिमाग में चल रही तूफानी सोच को रोक नहीं पा रही थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद गायब थी, जैसे कहीं खो गई हो। वो सोच रहा था, क्या मैंने सही करियर चुना? अगर ये जॉब चली गई तो क्या होगा? क्यों कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता? क्यों मैं हमेशा खुद से ही लड़ता रहता हूं? उसका दिमाग बिना ब्रेक के भाग रहा था, कल की चिंता, बीते कल का गिल्ट और एक ऐसी फ्यूचर की कल्पना जिसे वो रोक ही नहीं सकता था। तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ नाउ। उसने किताब खोली और पहला वाक्य जो उसकी आंखों के सामने आया वो था, यू आर नॉट योर माइंड। तुम अपने दिमाग नहीं हो। उसने पढ़ा और एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। वो सोचने लगा, अगर मैं अपने दिमाग नहीं हूं तो फिर ये जो हर वक्त सोचता रहता है, डराता है, गिल्ट दिलाता है, वो कौन है? पहला अध्याय खुलता है। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है, कल क्या हुआ, आगे क्या होगा। लेकिन इसी ओवरथिंकिंग में ही एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर जम लेते हैं। ये लाइन किसी ज्ञान से ज्यादा एक आईना थी। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो अपने दिमाग की हर बात को सच मानता आया था। जब वो सोचता था मैं फेल हो जाऊंगा, तो मान लेता था कि हां, मैं फेल हो ही जाऊंगा। लेकिन पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने थॉट्स को सिर्फ देख सकता हूं, उन्हें मानने की जरूरत नहीं है? जैसे एक स्टूडेंट का एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन रात को वो सो नहीं पाता। रिजल्ट कैसा आएगा? मां क्या कहेंगी? अगर कम नंबर आए तो मैं लूजर हूं क्या? रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन दर्द अभी से शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर को इमेजिन कर रहा है और उस इमेजिनेशन में पूरी तरह डूब चुका है। अपने दिमाग के ऑब्जर्वर बनो, उसे चलने दो, लेकिन उसमें डूबो मत। माइंड एक टूल है, मास्टर नहीं। जैसे कार को चलाने के लिए स्टीयरिंग चाहिए, लेकिन अगर स्टीयरिंग ही आपको चलाने लगे तो बस वही हो रहा है। हम अपने माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं। और जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, एक नया सवाल उठता गया, अगर मैं अपने माइंड नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? सुबह के 6 बजे थे। वो लड़का अपनी बालकनी में बैठा था, पहली बार चाय पीते हुए कुछ भी सोच नहीं रहा था। ना बीते कल की गलती, ना आने वाले कल की चिंता। सामने सूरज निकल रहा था और उसे लगा, मैं इससे पहले कभी सुनरी से देखा ही नहीं। मैं हमेशा बिजी रहा,
भागता रहा, लेकिन देखा कब? और तभी उसके हाथ में किताब का अगला अध्याय खुलता है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। चैप्टर 2, प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी असली जिंदगी है। टोले कहते हैं पास्ट सिर्फ यादें हैं, फ्यूचर सिर्फ कल्पना, लेकिन हम दोनों में खोए रहते हैं और जो अभी है उसे मिस कर देते हैं। उस लड़के को याद आया पिछले साल जब वो अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था। उसका मन लैपटॉप में लगा था। माँ कुछ कह रही थी और वो करता जा रहा था। अब माँ उस शहर में नहीं रहती और उसके पास यादें हैं, लेकिन तब का असली पल वो खो चुका है। इमेजिन करो, आप फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठे हो, लेकिन दिमाग कहीं और है। किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन, किसी दोस्त का गुस्सा या कोई बीती गलती। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप वहां हो ही नहीं। टोले कहते हैं जब आप फुली प्रेजेंट होते हो तभी लाइफ में पीस और क्लैरिटी आती है। प्रेजेंट मोमेंट कोई बोरिंग या स्लो चीज नहीं है, वो एक डोरवे है पीस का। एक ऐसी जगह जहां न गिल्ट है न फेयर। वो लड़का अब हर दिन 5 मिनट चुप बैठने लगा। कोई ऐप नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ सांसें, सिर्फ हवा की आवाज, सिर्फ अभी। और हर दिन थोड़ी शांति उसके भीतर बसने लगी। पर जब वो थोड़ा शांत होने लगा तभी उसकी जिंदगी में एक और ट्रिगर आया। एक ऐसा पल जहां उसकी सारी इनर पीस हिल गई। किसी ने उसे अपमानित किया, ईगो हर्ट हो गया और फिर उसने जाना ईगो क्या होता है। आरव अब हर दिन 5 मिनट चुप बैठने लगा था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो हर पल कुछ ना कुछ मिस कर रहा था। वो चाय की भाप को देखता, सूरज की किरण को महसूस करता। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन एक दिन जब वो आंखें बंद कर बैठा तो भीतर कुछ चुभा, एक भारीपन, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई अधूरी बात अंदर ही अंदर सड़ रही हो। वो समझ नहीं पाया ये आग कहां से रहा है और तभी किताब का तीसरा अध्याय खुला। पेन इज इनएविटेबल एज लॉन्ग एज यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड। जब तक तुम अपने दिमाग से जुड़े हो दर्द टल नहीं सकता। पेन से निकलने का रास्ता उसे ऑब्जर्व करना। टोले कहते हैं इमोशनल पेन तब होता है जब हम सिचुएशन को रेजिस्ट करते हैं। आरव को अब समझ आया कि उसके अंदर जो बेचैनी है वो उसकी अपनी पुरानी यादों, रिग्रेट्स और सप्रेस्ड फीलिंग्स का जाल है। जब उसका ब्रेकअप हुआ था वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में चला गया, मूवीज देखी, मेम स्क्रॉल किए, लेकिन दर्द गया नहीं। वो बस एक कोने में छुप गया, अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। ब्रेकअप के बाद हम सब डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, रात भर दोस्तों के साथ बातें, पर असली दर्द वही रहता है। जब रात को सब कुछ बंद हो जाता है तो वही दर्द आंखों में भर आता है। टोले कहते हैं दर्द से भागो मत, उसे ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो। पेन को देखो जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देखता है। जज मत करो, स्टोरी मत बनाओ, बस देखो। तभी हीलिंग की शुरुआत होती है। आरव ने पहली बार अपना दर्द देखा पूरे होश में, और चौंकाने वाली बात यह थी वो डर जितना बड़ा दिख रहा था उतना था नहीं। दर्द को दबाना उसे और गहरा करता है। दर्द को देखने से वो पिघलने लगता है। अब आरव समझने लगा था कि उसका दर्द कहां से आया, लेकिन अब वो एक और दुश्मन से टकराने वाला था। ईगो, वो आवाज जो कहती है मैं सही हूं, मुझे नीचा दिखाया गया, मुझे प्रूव करना है।
अब आरव थोड़ा हील हो चुका था। वो थोड़ा अवेयर हो गया था, थोड़ा काम भी। पेन को ऑब्जर्व करना सीख गया था और अकेले रहना भी। लेकिन फिर एक दिन उसने इंस्टाग्राम खोला और देखा कि उसका पुराना दोस्त राहुल अब विदेश में है। एक बड़ी एमएनसी में जॉब, नई कार और हजारों लाइक्स। आरव का दिमाग शांत था, लेकिन उसका सीना थोड़ा कसने लगा। इससे तो मैं बेहतर था यार। क्यों सब आगे निकल रहे हैं और मैं स्टक हूं? और वही किताब का अगला अध्याय खुला। द ईगो लाइव्स थ्रू कंपैरिजन, इट नीड्स कॉन्फ्लिक्ट टू सर्वाइव। ईगो आपका नकली सेल्फ। टोले कहते हैं ईगो आपकी वो पहचान है जो बाहर की चीजों पर बनी होती है। मैं क्या करता हूं, लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं दूसरों से कितना बेहतर हूं, यही सब मिलाकर ईगो आपकी फेक आइडेंटिटी बना देता है। आरव को अब समझ आने लगा था। उसका पेन अब जेलसी की शक्ल में लौट आया है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहा था। मान लो तुम्हारा एक दोस्त अचानक बहुत सक्सेसफुल हो गया। उसने एक गाड़ी खरीदी या उसका यूट्यूब चैनल वायरल हो गया और तुमने खुद से पूछा उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं? वो जेलसी नहीं है, वो तुम्हारा ईगो है। रियल तुम तो बस ऑब्जर्वर हो, जो खुश भी हो सकता है और सीख भी सकता है। टोले कहते हैं ईगो को सर्वाइव करने के लिए हमेशा ड्रामा चाहिए। तकरार, जेलसी, लेबल, रिएक्शन। मुझे प्रूफ करना है, मैं उससे बेटर हूं। लोग मुझे कैसे देखेंगे? जब तक आप इन थॉट से अपनी आइडेंटिटी बनाए रखोगे, शांति इम्पॉसिबल है। आरव ने महसूस किया कि उसका ईगो हर वक्त एक मास्क पहनाता है। वो उसे लड़वाता है, खुद से, दूसरों से, जिंदगी से। और तभी उसे एहसास हुआ, मैं अपनी लाइफ को दूसरों की नजरों से क्यों देख रहा हूं? क्यों ना खुद को वही मान लूं जो मैं आज हूं? ईगो कंपैरिजन से जीता है, अवेयरनेस से मरता है। जब तुम खुद को कंपेयर करना छोड़ दोगे, ईगो खुद ही साइलेंस हो जाएगा। आरव अब ईगो को ऑब्जर्व करना सीख रहा है, लेकिन जिंदगी में एक और रील टेस्ट आने वाला है। जब कोई उसे नीचा दिखाएगा, क्या वो रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा? आरव अब थोड़ा समझदार हो गया था। उसे पता चल गया था कि पेन को सप्रेस करने से कुछ नहीं होता। उसे ईगो की चालें भी दिखने लगी थी। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उसके खुद के थॉट्स उस पर हमला करने लगे। एक दिन कुछ भी खास नहीं हुआ था, फिर भी उसके मन में एक आवाज आई, तेरा टाइम कभी नहीं आएगा, तू वही रहेगा, स्टक। और पहले की तरह आरव डूबने लगा था उन थॉट्स में। सारे पुराने डाउट्स, सारी इनसिक्योरिटीज फिर से सामने आने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया, टोले ने क्या कहा था, वॉच द थिंकर, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बिकम देम। टोले सिखाते हैं हर थॉट जो तुम्हारे माइंड में आता है वो सच नहीं होता। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। तुम वो बादल नहीं हो, तुम वो आसमान हो। सोचो, कभी कभी अचानक तुम्हें लगता है मैं लूजर हूं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं कभी भी खुश नहीं रहूंगा। और फिर तुम उन थॉट्स को सच मान लेते हो, फील करने लगते हो जैसे वो सच है। लेकिन सच क्या है? वो बस एक फ्लीटिंग थॉट है, उसका तुमसे कोई गहरा कनेक्शन नहीं है जब तक तुम खुद उसे पकड़कर नहीं बैठ जाते। मेडिटेशन या बस कुछ देर शांत बैठना ये सिखाता है मैं अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर हूं, उनका गुलाम नहीं। जब आरव ने ये प्रैक्टिस शुरू की तो उसे दिखने लगा, थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो खुद उन थॉट से अलग है। आरव अब दिन में 5 मिनट बैठता है, ना सोचे बिना जबरदस्ती, ना लड़ते हुए, बस देखता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, जैसे एक रिवर बह रही हो और वो किनारे पर बैठा देख रहा हो। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम होने लगी, क्योंकि उसे अब लगने लगा, अगर मैं हर थॉट नहीं हूं तो कोई भी थॉट मुझे डिफाइन नहीं करता। माइंड को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है,
माइंड को ऑब्जर्व करना जरूरी है। जब तुम अपने माइंड को देखने लगते हो, वो खुद चुप होने लगता है। अब आरव ऑब्जर्वर बनना सीख रहा है, लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब जिंदगी उसे फिर से चोट पहुंचाती है। क्या वो उस पेन को फिर से रिएक्ट करेगा या अब वो एक अलग चॉइस करेगा? नेक्स्ट पार्ट में आरव एक बहुत बड़ी रिजेक्शन का सामना करेगा और वहीं से खुलेगा अगला गहरा लेसन, सरेंडर। जब हारना ही असली जीत बनता है। आरव का माइंड अब शांत था, थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रही थी। वो कंपैरिजन करना कम कर चुका था, थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख चुका था। लेकिन फिर जिंदगी ने उसे एक झटका दिया। जिस स्टार्टअप में आरव काम कर रहा था, वो अचानक बंद हो गया। उसकी नौकरी चली गई, ईएमआईज रुकी नहीं थी, मां की दवाइयां चल रही थी और अब आरव का माइंड फिर से फड़फड़ाने लगा। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं तो सुधार की कोशिश कर रहा था। ये अनफेयर है। उसे लगा जैसे सारे स्पिरिचुअल लेसन्स झूठे थे। लेकिन तभी उसने किताब का वो पेज पढ़ा जो पहले कभी नहीं छुआ था। सरेंडर टू व्हाट इज, से यस टू लाइफ एंड सी हाउ लाइफ सडनली स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू रादर देन अगेंस्ट यू। सरेंडर डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स पीस। टोले कहते हैं सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, नॉट एज अ विक्टिम बट एज अ कॉन्शियस चॉइस। सोचो तुम्हारी जॉब चली गई, तुम गुस्से में हो, डर में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, हर दिन खुद से पूछते हो व्हाई मी? लेकिन जैसे ही तुम खुद से कहते हो ठीक है ये हो चुका है, अब जो आगे आएगा मैं देख लूंगा, बस वहीं से जिंदगी खुलने लगती है। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तब यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है। आरव ने उस दिन अपना रिज्यूम खोल लिया। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ एक हल्की सी शांति। उसने 3 ईमेल्स भेजे और 1 हफ्ते के अंदर एक नया मौका उसके सामने था। एक फ्रीलांस राइटिंग गिग जहां वो खुद के स्केड्यूल पर काम कर सकता था। जब तक आप लाइफ से लड़ते रहोगे आप थकते रहोगे। जब आप लाइफ के साथ बहना शुरू करते हो तब शांति शुरू होती है। सरेंडर कमजोरी नहीं है, ये वो स्ट्रेंथ है जो कंट्रोल को छोड़ने के बाद आती है। आरव ने उस दिन महसूस किया, मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं ये मेरे हाथ में है। अब आरव जिंदगी को रेजिस्टेंस के बिना एक्सेप्ट करना सीख चुका है। लेकिन अब एक और बड़ी चीज उसका इंतजार कर रही है, रिलेशनशिप्स, जहां दूसरा इंसान भी जुड़ा होता है और वहां ईगो सबसे ज्यादा हावी होता है। नेक्स्ट पार्ट में कहानी आएगी आरव की पर्सनल रिलेशनशिप्स पर, जहां उसकी अवेयरनेस का असली टेस्ट होगा। क्या अवेयरनेस से प्यार बच सकता है? आरव अब थोड़ा स्थिर हो चुका था। जॉब लॉस के बाद नया फ्रीलांस काम मिल गया था। माइंड थोड़ा शांत था। लाइफ से लड़ाई अब नहीं रही। पर एक दिन वो लड़की वापस आ गई जिससे आरव बहुत प्यार करता था, या शायद वो अपने इमोशनल पैटर्न से प्यार करता था जिसे वो प्यार समझता था। ये वही लड़की थी जिससे आरव का ब्रेकअप हुआ था साल भर पहले। और अब मंथ्स बाद एक रैंडम मैसेज आया, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। दिल फिर से हिल गया। थॉट शुरू हो गए, ओल्ड मेमोरीज, वो कॉल्स, वो लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस। और आरव फिर से उस जोन में चला गया जहां सेल्फ अवेयरनेस को लव ट्रिगर्स टेस्ट करते हैं। रिलेशनशिप्स आपकी कॉन्शियसनेस का मिरर है। टोले कहते हैं रिलेशनशिप्स आरंट हियर टू मेक यू हैप्पी, दे आर हियर टू मेक यू कॉन्शियस। मतलब जब कोई आपको हर्ट करता है, शायद वो आपके पुराने दर्द को छू रहा है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, शायद वो आपके अबैंडनमेंट वाउंड को एक्टिव कर रहा है। आरव को ये लड़की बार बार गिल्ट फील कराती थी। कभी कहती तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो, कभी तुम कभी प्रायोरिटी नहीं देते। आरव हमेशा जस्टिफाई करता था। पर अब अवेयरनेस की वजह से उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं बस उस रिजेक्शन के डर से इस रिश्ते में झुका हुआ हूं? क्या मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं?
ताकि मुझे फिर से अकेला ना छोड़ा जाए। अगर आपको किसी की बात बार बार हर्ट करती है तो जरूरी नहीं वो इंसान टॉक्सिक है। हो सकता है वो बस आपकी पुरानी अनदेखी हुई चोटों को छू रहा हो। चाइल्डहुड में कोई आपको सुनता नहीं था, अब पार्टनर का इग्नोर करना अनबियरेबल लगता है। पास्ट में ट्रस्ट टूटा था, अब हर बार शक होता है। आरव ने एक बड़ी बात समझी, रिलेशनशिप में ब्लेम नहीं करना है, बल्कि देखना है कि ये मुझे क्या दिखा रहे हैं मेरे बारे में। रिश्ते एक मिरर है जहां सामने वाला इंसान आपके अंदर के जख्मों को उजागर कर रहा है। आरव ने अपनी एक्स को ब्लेम करना बंद किया। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, मुझे क्यों इतनी अप्रूवल की जरूरत है? आरव ने जर्नलिंग शुरू की, जहां उसने लिखा, जब वो मुझे इग्नोर करती है मुझे कैसा लगता है, क्यों मैं बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता हूं। आरव ने थेरेपी लेना कंसिडर किया। पहली बार वो खुद की इमोशनल पैटर्न्स को फेस कर रहा था और डर नहीं रहा था। टोले कहते हैं, पॉज व्हेन यू आर ट्रिगर्ड, फील, डोंट रिएक्ट। आरव अब जब हर्ट होता था वो रिएक्ट नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। अपनी बॉडी में दर्द, गुस्सा, असहायता, और धीरे धीरे वो हीलिंग शुरू हुई बिना किसी फाइट के। ट्रू लव isn't about completing each other. It's about becoming whole in each other's presence. आरव को अब समझ आया कि प्यार वो नहीं था जो उसे अधूरा फील कराए, बल्कि वो जो उसे खुद के और करीब लाए। अब आरव अकेला है, लेकिन पहली बार अकेलापन पेनफुल नहीं है, पीसफुल है। लेकिन अब एक और बड़ा लेसन उसका इंतजार कर रहा है, डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ। जब आप वो इंसान बनना छोड़ देते हैं जो आप कभी थे। नेक्स्ट चैप्टर, आरव खुद की फॉल्स आइडेंटिटी को छोड़ना सीखेगा और वहीं से कहानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ मुड़ जाएगी। अब आरव अकेला था, पर पहली बार उसे अकेलापन अच्छा लग रहा था। अब वो रिलेशनशिप से डरता नहीं था, अब उसे फ्यूचर की चिंता नहीं थी और पास्ट उसे खींचता नहीं था। पर फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी अवेयरनेस की आखिरी परत भी हिला दी। एक सुबह आरव को कॉल आया। उसके पापा नहीं रहे। वो एकदम सुन पड़ गया। उसने खुद को संभाला, ट्रेन पकड़ी, गांव पहुंचा। रास्ते भर एक ही सवाल अंदर चलता रहा। इतना सब सीखा, इतना माइंड कंट्रोल किया, फिर भी अंदर से कुछ टूट क्यों रहा है? डेथ isn't the end, it's just transformation. टोले कहते हैं, डेथ is a stripping away of all that is not you. मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, सिवाय उस सच्चे तुम के जो कभी मरा ही नहीं था। आरव को अब समझ आया कि डेथ सिर्फ शरीर की नहीं होती। हर दिन जब हम कुछ पुराना छोड़ते हैं, एक आदत, एक आइडेंटिटी, एक बिलीफ, वहां भी एक छोटी मौत होती है। जब कोई करीबी चला जाता है, हम सोचते हैं, अब मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन सच्चाई ये है, वो अब भी तुम्हारे अंदर है। उसकी एनर्जी, उसकी मेमोरी, उसकी भावना कहीं नहीं गई। एनर्जी कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। पापा की मौत के बाद आरव पहले से ज्यादा शांत हो गया। उसने कंट्रोल करना पूरी तरह छोड़ दिया। अब वो फ्यूचर के गोल्स लिखने से ज्यादा आज की सांसें गिनता है। अब वो किसी से जीतने की कोशिश नहीं करता, बस खुद के साथ बैठता है। अब वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। जब मैंने मान लिया कि सब कुछ छूट जाएगा, तब मुझे वो मिला जो कभी छूट ही नहीं सकता था। मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अधूरे जीने से डरना चाहिए। हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग का रास्ता खोलती है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो देख पाते हैं। जिंदगी सिर्फ सांसों से नहीं, अवेयरनेस से चलती है, और अवेयरनेस की शुरुआत तब होती है जब तुम एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। अब आरव सुबह उठकर मेडिटेशन करता है, नॉट टू फिक्स हिमसेल्फ बट जस्ट टू बी। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वो अपने अनुभवों को लिखता है, और कभी कभी वो अपनी माँ के साथ बैठकर बस सनसेट देखता है, बिना कुछ बोले। अब उसका माइंड जवाब नहीं मांगता, अब उसका हार्ट जवाब देता है, बस ये पल काफी है।
डेथ आपको याद दिलाती है कि हर पल अमूल्य है और जो अभी है वही सब कुछ है। आरव की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली जिंदगी शुरू होती है, जहां कोई किताब नहीं, कोई टीचर नहीं, सिर्फ अवेयरनेस है। अब आरव अलाइव है, फुली, कंप्लीटली, ट्रूली। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं अनिल सहारन और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखो, रियल ग्रोथ रियल यू से शुरू होती है।